हेलो प्यारे बच्चों। अभी हमारे पास एक शानदार क्वेश्चन है जिससे हम अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। तो नाश्ता तैयार है। नाश्ता क्या तैयार है? देखो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन लिखा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार। एक कार की स्टोरेज बैटरी है। वाह 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 वाह। उसका ईएमएफ है 12 वोल्ट। क्या बात है। कुल मिला के एक बैटरी है। तो एक बैटरी है बेटा, ठीक है। इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो है 12 वोल्ट। ओहो, तो 12 वोल्ट की बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। यानी यहां पर जो रेजिस्टेंस है इंटरनल स्मॉल आर वो है 0.4 ओम। क्या बात है, 0.4 ओम। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। हमसे बोला है कि मैक्सिमम करंट बता दो। ओहो, अब देखिए करंट पूछा है, आपको ईएमएफ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट पूछा है। तो आप बोलोगे देखो जी हमें ओम्स लॉ याद है, हमें ओम्स लॉ याद है। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहां पर V नहीं दिया, यहां पर ईएमएफ दिया है। तो E इज इक्वल टू आई इंटू में आर, जहां पर आर है हमारा स्मॉल आर। इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए अगर हम करंट को निकालने जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। अब जैसा कि ईएमएफ की वैल्यू 12 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.4, तो करंट आ गया मेरे मित्रों। तो यहां पर करंट कितना आएगा? 4 तिया 12, 0.3 एम्पियर का करंट आएगा। अगर किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने में दर्द हुआ है तो वो दर्द क्वेश्चंस की वजह से नहीं है, वो दर्द किसी और वजह से है। और कुछ चालाक स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताओ कि वो दर्द किसकी वजह से हो सकता है। दोबारा बोल रहा हूं, वो दर्द क्वेश्चन की वजह से नहीं है। फिर संजय सर आप हमारे दर्द की बात कर रहे थे, दर्द तो आपका हुआ है, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ये पॉइंट नीचे है तो ऊपर 30, तो 30 एम्पियर होगा। बेटे तो वो दर्द कैलकुलेशन की वजह से है जो मुझे ही हो रहा था आखिरकार। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए मैं पकड़ के सॉरी बोलता हूं। ठीक है पकड़ लिया, अब सॉरी बोलता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे चिल्लाते रहते पेपर हार्ड आया, पेपर हार्ड आया। भैया ऐसे क्वेश्चन तुमने कब प्रैक्टिस किया? जब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्वेश्चन इजी ही लगेंगे। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना, लिखा है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट। ओके जी, तो चलो एक बैटरी बना लेते हैं, फटाफट बैटरी लगा लेते हैं। ओहो, जिसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट। ठीक है जी। अब लिखा है अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। क्वेश्चन खुद से भी पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर खुद से भी लिखना है। जो लिखेगा नहीं वो सीखेगा नहीं, और जो सीखेगा नहीं नंबर नहीं मिलेंगे उसको। लिखने से ही सीखते हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों प्लीज। तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। ओहो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, और ये एक रजिस्टर से भी कनेक्टेड है। तो ये एक रजिस्टर से भी कनेक्टेड है, रजिस्टर से कनेक्टेड है। रजिस्टर को आर बोलते हैं। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, कह रहा है इस सर्किट में जो करंट है ओहो वो करंट है 0.5 एम्पियर। क्या बात है सर। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी हमसे इस आर की वैल्यू पूछा है। ओहो, यानी करंट दिया हुआ है, आर पूछा है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। अब देखिए पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे मित्रों, अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जब भी एक ईएमएफ हो और इंटरनल रेजिस्टेंस हो, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको बेटा रजिस्टर बोलते हैं, इसका नाम होता है लोड। इसका नाम या तो लोड होता है या इसका नाम होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अगर किसी बच्चे को सच में दर्द हो रहा है बेटा, अगेन आई एम सेइंग, मैं आपसे बहुत दूर हूं, बहुत दूर हूं, दर्द की वजह मैं नहीं हूं, इस बात को समझना प्लीज। तो इसको लोड कहते हैं, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो कैपिटल आर है आपका, कैपिटल आर, तो इस कैपिटल आर का नाम बता रहा हूं, लोड या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बेटा ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो यहां पर जो फॉर्मुला होता है ना, वो फॉर्मुला समझो। यहां पर करंट का जो फॉर्मुला होता है बेसिकली वो होता है ई, समझना समझना, करंट का जो फॉर्मुला होता है वो होता है ई आर प्लस आर। तुम बोलोगे सर ये कैसे हो गया सर? देखो या तो ये करंट का फॉर्मुला आपको यूज करना पड़ता है कि टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ तो ई है और रेजिस्टेंस 2 है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो ये करंट का फॉर्मुला होता है। अच्छा, कई लोग ये फॉर्मुला यूज करते हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आने वाला है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद करना कि जब एक ईएमएफ हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, तो करंट का ये फॉर्मुला होता है। कई लोग इससे सॉल्व करते हैं, एक्चुअली में ये और ये एक ही बात है ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां पर हमें निकालना क्या है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमसे आर निकालने को कहा गया है। जो बिहारी लोग हैं इसका मतलब समझते होंगे आर का मतलब क्या होता है, आई नो। तो बेटा ये आर निकालने के लिए हमें कहा गया है, तो इस आर का मतलब हम फटाफट निकालते हैं। मैं भी बिहार से हूं इसलिए मुझे आर का मतलब पता है। आर का मतलब यहां पर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे तो मैं कुछ और बातें कर रहा हूं। ठीक है, अब इस आर को निकालने के लिए करंट की वैल्यू है 0.5, ओके जी। ईएमएफ की वैल्यू है 10, ओके जी। आर निकालना है जी, और स्मॉल आर की वैल्यू है 3। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, तेल लगा के सरसों का मजा आ गया। अब देखो तो ये 0.5 आर प्लस 0.5 इंटू में 3 इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, इन दोनों को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 आर से मल्टीप्लाई होगा और 0.5 3 से मल्टीप्लाई होगा। बेटा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने नहीं आता है फिर आपको दिक्कत होगी, शादी मत करना। शादी के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, मत करना अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो 0.5 आर 3 इंटू 0.5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से देखो ये 0.5 आर 5 या 15, 1.5 इज इक्वल टू 10, तो 10 माइनस 1.5, 10 में से 1.5 गया तो बचा 8.5, 8.5
आर कैसे आएगा, इस 0.5 को नीचे डिवाइड कर दो, तो 8.5 अपॉन में 0.5, 17×5 = 17 ओम। क्या बात है, क्या बात है, आज नहीं तो परसों का तेल लगा के सरसों का, क्या बात है। अब मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है तो मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में घबराहट हो जाती है जब देखता हूं कि टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, मेरी को घबराहट होती है कि टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने। तो आज नहीं तो परसों का तेल लगा के सरसों का, रेजिस्टेंस है 17 ओम। क्या बात है सर, क्या बात नहीं है। तो रेजिस्टेंस आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। पहला क्वेश्चन सॉल्व, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रेजिस्टेंस निकालना था जी, निकाल दिया। अब लिखा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ओहो, देखिए सर्किट क्लोज का मतलब होता है कि ये सर्किट चालू है। क्लोज का मतलब ध्यान रखना कि सर्किट हमारा चालू है, चालू चालू मतलब इसमें पूरे में करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ओहो ओहो घूम रहा है, ओहो। अब मेरे सुंदर बच्चों, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, या इसको किताबों में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरे सुंदर बच्चों, अब करना कुछ भी नहीं है, जो करना है मैं कर लूंगा। टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है V, और V होता है बेटा करंट इनटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल यानी कि मैं आपको बता दूं, ये वाला देखो, ये बैटरी है और ये इंटरनल है, तो इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के क्या बच गया, ये है बेटा बैटरी और ये है इंटरनल। इन दोनों को छोड़ के जो बचता है हमारे पास, हमारा कैपिटल R बचा है, तो हमें करंट इनटू R करना होता है और वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट की वैल्यू है 0.5 और R हम निकाल चुके हैं 17, तो ये कितना हो गया 17×85 8.5 वोल्ट। आई होप आंसर सही हो, मुझे कमेंट करके दिखाओ। दोबारा बोल रहा हूं, जो इंसान आंसर सही निकाल रहा है प्लीज कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की। अगर आप आज खुद से कैलकुलेट नहीं करोगे तो कल आप जॉब पे जाओगे तो आपके यहां पर कोई और कैलकुलेट करेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं, तो प्लीज अभी कैलकुलेशन करके दिखाओ, आपकी जगह कोई और लेगा जॉब पे। आ जाओ मेरे सुंदर बच्चों, अब एक बेमिसाल क्वेश्चन के साथ लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में अपना धैर्य, पेशेंस नहीं हारना चाहिए। पक्का बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन दमदार है। इस क्वेश्चन को समझने वाला ही असली वो है जो राजीव तलवार सर कहते हैं। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो राजीव तलवार सर, ठीक है ध्यान दो प्लीज। यहां पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, अ रूम टेम्परेचर, ओहो 27 डिग्री सेल्सियस, ओ माय गॉड, एक रूम में 27 डिग्री सेल्सियस है, क्या बात है। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, कोई हीटिंग एलिमेंट है, कोई हीटर है, हीटर, कोई हीटर है जी, हीटर, इसकी रेजिस्टेंस है जी 100 ओम। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो बोला है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, बोला है कि भैया ये जो एलिमेंट है इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यानी कि हमें T1 दिया हुआ है, T1 मतलब ये 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे टेम्परेचर पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, T2 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस बिकम्स 117, यानी हमें एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 117 ओम, यानी R1 दे रखा है और R2 दे रखा है। ओहो हो सर याद आ गया, सर फील आ गया कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है। ओहो क्या बात है सर, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, इतना देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब अल्फा होता है, जो कि 1.70 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस है, पर डिग्री सेल्सियस, यानी हमें अल्फा दिया है। देखो बेटा ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसको अल्फा कहा गया है। क्या बात है सर, आज नहीं तो परसों का तेल लगा के वर्षों का, जितना पुराना तेल है ना बेटा उतना आराम मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो कुल मिला के ये कहानी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है मैं आपको बता दूं, ये कहानी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि जब टेम्परेचर T1 होता है तो रेजिस्टेंस R1 होता है, टेम्परेचर T2 होता है रेजिस्टेंस R2 होता है। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला लिखे तो R2 का फॉर्मूला होता है R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर, ये जो डेल्टा टी है बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो हमें इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में सबसे बेकार बात क्या है, कैलकुलेशन इतना तगड़ा है, कैलकुलेशन इतना तगड़ा है ना कि बस इंसान कुछ ना करे फिर भी बह जाए, मजाक नहीं कर रहा हूं। सुनो अब देखो R2 की वैल्यू तो आपको बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। अच्छा चेंज इन टेम्परेचर को आप क्या लिखते हो, देखो तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा, और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होगा T2 माइनस T1, बेसिकली यही मतलब होता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर का मतलब। तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। आप क्या करो, आप R2 की जगह 117 लिखो, R1 की जगह 100 लिखो, 1 की जगह 1 लिखो, अल्फा की जगह पर ये रहा 1। अच्छा बेटे कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ अरे है ज्यादा गड़बड़ हो गया, अरे तो ज्यादा गड़बड़ हो गया, मेरा दिख गया क्या, नहीं मैंने तो पहन रखा है नहीं दिखा होगा, ठीक है चलो देखो देखो अल्फा ये रहा 1.70 10 की पावर -4, और यहाँ T2 माइनस T1, T1 है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, तो आप डिग्री सेल्सियस में रख लो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको बहुत इजी पड़ेगा। आप एक काम करना, देखो अगर सच में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो एक काम करना, अल्फा की जगह अल्फा रहने दो और डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी ही रहने दो, ठीक है। अब डेल्टा टी की वैल्यू निकालना, यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू निकालो, ठीक है।
और तो चलो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, 1 की जगह 1 है, अल्फा की जगह अल्फा है, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी है, अल्फा ये रहा, 1 ये रहा, डेल्टा टी। अब देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं फटाफट। वो 117 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे होगा, 117 डिवाइडेड बाई 100 तो 1 प्लस 1.70 10 की पावर -4 और ये डेल्टा टी, ये 100 डिवाइड हो गया, तो ये हो गया हमारा। ठीक है 1 प्लस 1.70 10 की पावर -4 1000 10 10 1000 ठीक है। तो बेटा ये जो आ रहा है इसका 1000 आ रहा है, 1000। यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर हम निकालेंगे तो ये 1000 आएगा। आप चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिखोगे, देखो चेंज इन टेम्परेचर को आप लिखना T2 - T1 इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ से T2 निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा T1 प्लस 1000, और T1 कितना था 27, तो 27 प्लस 1000 तो कितना आ जाएगा, कमेंट कर देना, डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा आपका, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करना होता है, ये काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसमें कैलकुलेशन इतनी तगड़ी होती है, मेरी बात सुनो, घबराओ मत। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो एग्जाम में आपसे अल्फा निकालने के लिए भी आ सकता है, जैसे अभी हमने चेंज इन टेम्परेचर निकाला, क्या पता आपको टेम्परेचर दे दे, दोनों टेम्परेचर दे दे, आपसे अल्फा पूछ सकता है, आपसे सब कुछ दे दे। मान लो इस क्वेश्चन में एग्जाम में आपको R1 दे दे, सब दे दे, और R2 पूछ ले, तो इनमें से कुछ भी एक गायब करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बी रेडी, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन टफ होती है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, कम से कम आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। आंसर नहीं निकाल पाओगे तो अटेम्प्ट करके आओगे, तभी आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, और अगर कोई काटेगा भी तो आधे नंबर काटेगा या फिर नहीं काटेगा। प्लीज कीप इन माइंड, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे, ये ध्यान रखना। हार के आगे क्या है बेटा, हार के आगे क्या है, तुम खुद बताना। देखो अगर जीवन में गड्ढा प्राप्त करना है तो गड्ढा पार करना पड़ेगा। प्लीज इस लाइन को 5 बार सोचना कि सबने क्या बोला है, कि गड्ढा पाने के लिए गड्ढा पार करना पड़ता है जीवन में। अब मेरे सुंदर बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे चितकबरे, मेरे खूब सॉरी गलती सच निकलने वाला था, खूब सुंदर बच्चों, प्लीज यहां ध्यान दो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट, ये काफी छोटा करंट है, पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ इतना, देखिए एक वायर है, इस वायर का लेंथ है इतना 15 मीटर, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो मीटर स्क्वायर एरिया होता है, तो यहाँ का एरिया दे रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज एरिया, तो यहाँ पर एरिया दे रखा है हमें 6 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। देखो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड रेजिस्टेंस इज इतना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, हमसे रेजिस्टिविटी की डिमांड की जा रही है। तो आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानता है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है रो L बाई A। अब देखिए रेजिस्टेंस की जगह पर आप 5 पुट कर दो, रेजिस्टिविटी की जगह पर आपको निकालना ही है, लेंथ दे रखा है 15 मीटर और एरिया दे रखा है 6 × 10 की पावर -7। अब सारी वैल्यू दी हुई है, क्या आप मुझे रेजिस्टिविटी निकाल के मेरा दिल खुश कर सकते हो? अगर आप मेरा दिल खुश करोगे तो मैं आपको इनवाइट करूंगा अगली बार भी दिल खुश करने के लिए, प्लीज। तो रेजिस्टिविटी का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, मेरा दिल खुश करो। अरे लो मैं ही कर देता हूँ, ये 3 से कट गया, ये 2 से कट गया, क्या बात है सर, आज नहीं तो परसों का तेल लगा के सरसों का। 2 × 10 की पावर -7 बेटा रेजिस्टिविटी, 2 × 10 की पावर -7। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, मैं होमवर्क देता हूँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बताओ मुझे, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा फटाफट कमेंट करो। और मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो मुझे माफ कर दो भैया, आ जाओ दोबारा, आज नहीं तो परसों का, क्या बात है, नारा कंप्लीट करो अपने नाम के साथ, इस तरह मेरा नाम ये है, आज नहीं तो परसों का। प्लीज प्यारे बच्चों आ जाओ। क्वेश्चन है सिल्वर वायर, ओ माय गॉड, सिल्वर वायर, और सिल्वर वायर है द रेजिस्टेंस ऑफ इतना ओम, ओहो इसका रेजिस्टेंस है इतना ओम, 2.1 ओम, क्या बात है, एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर है 27.5 डिग्री सेल्सियस, क्या बात है जी। लिखा है रेजिस्टेंस इतना हो जाता है इतने टेम्परेचर पे, ओ माय गॉड, रेजिस्टेंस जाता है 2.7 ओम, और टेम्परेचर जो टेम्परेचर है भैया वो है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है सर, ये R1 ये टेम्परेचर T1, ये R2 टेम्परेचर T2। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, हमसे अल्फा पूछा है जी, अरे ये तो हमसे अल्फा पूछ रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है। अरे आज नहीं तो परसों का फॉर्मूला लगा देंगे पीछे वाला, देखो। तो आप बोलोगे सर ये तो वाला क्वेश्चन है, R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा T। सर इस बार तो सब कुछ पता है ना सर, पता है सब कुछ, यस सब कुछ पता है जी। इस बार R2 की वैल्यू पता है, देखो R2 है 2.7, R1 है 2.1, क्या बात है, 1 की जगह 1 अल्फा हमें निकालना है, और इस बार चेंज इन टेम्परेचर भी पता है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है जी, 27.5 और ये 100, तो 100 माइनस 27.5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 72.5 आ रहा है, तो यहाँ पर 72.5। तो बेटा अल्फा निकालना है। अब अल्फा निकालने में ना देखना कितनी हालत खराब होगी, कैलकुलेशन इसकी टफ होती है। तो इस तरीके से आप अल्फा निकाल सकते हो। अब इसका कमेंट करना मुझे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखो ये 2.7 के नीचे आ जाएगा आपका 2.1, ठीक है, फिर यहाँ पर ये 1 है, फिर ये सॉरी यहाँ बचेगा आपका 1 + 72.5 अल्फा, फिर ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 27/21, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा -1, तो ये 72.5 अल्फा। अब ये माइनस करोगे यहाँ से तो 21 27 6 26/21, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 72.5,
तो यहाँ से अल्फा निकलेगा। ये मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। 27 में से 21 गए तो 26 अपन में 21 और ये डिवीजन में आएगा। यानी आप इतना तो करके आओगे ना, आप फाइनल आंसर, अब इसको क्या फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो। मुझे कमेंट करके मुझे खुश करो, मुझे खुश कर दो ना, अरे मुझे खुश कर दो कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। मैंने क्या बोला आपको, जब भी क्वेश्चन का एंड होता है मैं गलत करता हूं। देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 27 में से 21 गए तो 6 आएगा। बोला ना मैंने भाई, अपनी खास बात है, क्योंकि लास्ट में इतनी जल्दीबाजी रहती है मुझे, मैं तो यहीं पर छोड़ दिया था। मैंने कहा इसके बाद मेरे बच्चे कर लेंगे, पर जब मैं समझ रहे हो भाई, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक की मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन कराने, मेरा मतलब है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। हाँ, अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं अपने हिसाब से करता इसको फटाफट, ठीक है। सो अब प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। बस थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है कि हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम 230 वोल्ट की सप्लाई से इनिशियल करंट है उसका इतना। एक हीटिंग एलिमेंट है, मतलब एक हीटिंग एलिमेंट है, इस एलिमेंट में करंट जो है वो है 3.2 एम्पियर का और 220 वोल्ट की सप्लाई, यानी वोल्टेज दिया हुआ है। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों प्लीज, बेसिकली हो क्या रहा है इसको समझना, कि पहले करंट इतना था और वोल्ट इतना था इनिशियली स्टार्टिंग में। बोल रहा है कि आफ्टर ए फ्यू सेकंड, कुछ समय बाद इसके अंदर करंट है 2.8 एम्पियर, तो करंट हो गया है 2.8 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, यानी हीटिंग एलिमेंट का T2 क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, बोला है ना। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, स्टेडी टेम्परेचर कब, देखो अगर स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट ये रहा, अगर स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट इतना है तो ये T2 टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। और बोला गया कि इफ द हीटिंग एलिमेंट, इफ द रूम टेम्परेचर इज इतना, कि जिस रूम में इसको रखा होगा स्टार्टिंग में, T1 हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, यानी स्टेडी करंट के नीचे उसका टेम्परेचर होगा ना, ये टेम्परेचर पूछा है। और बोला है कि इफ द रूम टेम्परेचर इज इतना, अगर रूम टेम्परेचर इतना है, मतलब कि स्टार्टिंग में देखो समझो 27 डिग्री सेल्सियस पे एक हीटर रखा हुआ है जिसमें करंट इतना है और वोल्टेज इतना है। कुछ समय बाद स्टेडी करंट इतना है, तो स्टेडी टेम्परेचर क्या होगा, और क्या दिया हुआ है, और दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम इतना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा, अल्फा है हमारे पास 1.70 10 की पावर -4। अब यहां पर कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी गहराई से। कुछ चीजें क्या समझनी पड़ेगी कि देखो अगर 200 वोल्ट की सप्लाई है तो 200 वोल्ट की सप्लाई यहां भी रहेगा, क्योंकि भैया वोल्टेज थोड़ी चेंज हो रहा है। देखिए अब जो सप्लाई आ रही है वो तो बाहर से आ रही है, तो सप्लाई थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो 200 वोल्ट की सप्लाई यहां भी है, 220 वोल्ट की सप्लाई यहां भी है, बस यहां पर करंट अलग है और यहां पर करंट अलग है। लेकिन निकालना हमें T2 है, हमें T2 निकालना है। तो ये T2 हम कैसे निकालेंगे, तो देखो जब आप T2 निकालोगे ना, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा T। पहले आप डेल्टा T निकालोगे, और आपको टेम्परेचर निकालने आता है, मुझे पता है, मेन आपको डेल्टा T निकालना है। अब जब आप डेल्टा T निकालने जाओगे तो R2 कहां से लाओगे और R1 कहां से लाओगे, देखो R1 यहां से लाओगे आप। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन में करंट, तो आपका R1 आएगा वोल्टेज 220 वोल्ट अपॉन में करंट है 3.2, तो यहां से आपका R1 आ गया। अब R2 यहां से निकालोगे, ये सेकंड केस का R2, तो R2 कैसे निकालोगे, वोल्टेज कितना है 220 अपॉन में करंट कितना है, करंट तो करंट ये रहा 2.8, तो आपका R2 यहां से मिलेगा, R1 यहां से मिलेगा, R2 R1, अल्फा आपको पता ही है डेल्टा T। अब डेल्टा T निकालने के बाद आप T2 निकालोगे, जो मैंने पीछे सिखाया था आपको। तो ये क्वेश्चन काफी भारी है, तो मेन मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको करंट और वोल्टेज पता है, करंट और वोल्टेज पता है तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी टफ क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आएगा तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो आई होप आपको मजा आया हो इस क्वेश्चन में, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप, कैलकुलेशन खुद कर लेना यार। अच्छा प्यारे बच्चों, यहां पर वोल्टेज 230 दिया हुआ है, मैंने 220 लिखा है, तो आप 230 कर लेना, ठीक है 230, तो यहां भी 230 हो जाएगा और यहां भी 230, ठीक है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन है कॉन्सेप्ट सीखना। प्यारे बच्चों, हर साल किरचॉफ्स लॉ से एक नए क्वेश्चन पूछा जा रहा था पहले, और अभी भी पूछा जाता है। तो किरचॉफ्स लॉ का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब बहुत आसानी से कर लोगे। ऐसा ट्रिक शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो मुझसे ही पढ़ा होगा। जैसे ये कि 2023 का एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही ट्रिक को बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है कि बताओ इनमें करंट कितना है, हमें सभी में करंट निकालना है कि भैया इसके अंदर कितना करंट है, इसके अंदर कितना करंट है, इसके अंदर कितना करंट है, इसके अंदर, मतलब सभी आर्म में हमें करंट बताना है। मैं एक बार आपको ठीक से और बता देता हूं। दोबारा से मैं कह रहा हूं, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ये बहुत ही गजब होने वाला है। आप किरचॉफ्स लॉ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक ही ट्रिक से। जैसे यहां पर सीबीएसई 2023 का एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, आपको पता है कि सैंपल पेपर का क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। अब लिखा है कैलकुलेट द करंट थ्रू 4 ohm 1 ohm 2 ohm, यानी इस 4 से, इस 1 से और इस 2 से हमें करंट निकालना है, और हमें 10 वोल्ट की बैटरी और 6 वोल्ट की बैटरी यहां दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको किरचॉफ्स लॉ ही यूज करना पड़ेगा। अब किरचॉफ्स लॉ का जो ट्रिक है वो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाता हूं ताकि आपको मजा आए। अब वो ट्रिक क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इसको समझना। ट्रिक का बहुत ही सिंपल सा नियम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे तो सबसे पहले ना आपको लूप डिसाइड करना होता है, लूप। अब ये लूप आप कैसे डिसाइड करोगे ये मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बड़ी बैटरी को देखो, जैसे ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट,
तो 10 वोल्ट को बड़ी बैटरी माना जाएगा। तो ये हमारा 10 वोल्ट का जो बैटरी है इसको मानेंगे बड़ा, और इस बड़ी बैटरी से आपको करंट निकालना है, करंट। तो मान लो इसके अंदर से आपने करंट का नाम रखा आई, तो यही आई आपका आगे जाएगा। यानी रूल नंबर 1 क्या है, हम एक लूप बनाएंगे, यानी हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, करंट को हम कैसे निकालेंगे, तो आपको बड़ी बैटरी को देखना है। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ी बैटरी को छुआ, 10 वोल्ट की बैटरी को, और 10 वोल्ट की बैटरी से मैंने क्या देखा कि इसके अंदर से करंट आई निकल रहा है। देखो मैंने छोटी बैटरी को नहीं छुआ, हमेशा बड़ी बैटरी को छूना है। और बड़ी बैटरी का जो ये बड़ा वाला प्लेट होगा, बड़ा वाला मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव। तो बड़े वाले से हमें करंट को निकालना है, तो यहां पर भी करंट को आप आई ही बोलोगे। फिर प्यारे बच्चों ये जो करंट है आगे बढ़ेगा। अब देखो यहां पर आके खड़े हो जाओ, यहां पर जंक्शन है, जंक्शन मतलब आगे भी रास्ता है और नीचे भी रास्ता है। तो यहां पर ना आप मानोगे, कुछ ऐसा मानोगे कि अगर यहां से करंट आई आ रहा है, आई, यहां से करंट अगर आई है, तो इस तरफ जो करंट होगा उसका नाम रख दो I1। ये देखो यहां पर करंट आई था और इधर उसका एक पार्ट, आई का कुछ पार्ट इधर आ गया I1। तो प्यारे बच्चों इधर जो बचेगा वो बचेगा I माइनस I1। अब तुम बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, बहुत ही आसान है। अगर यहां पे करंट आई है और आई में से I1 नीचे आ गया, आई में से I1 माइनस हो गया, तो उधर क्या बचेगा, I माइनस I1। अब प्यारे बच्चों ये जो I1 है ये दौड़ता हुआ नीचे की तरफ आएगा, यहां पे ये आ गया I1। और इधर से बेटा ये I माइनस I1 जो है, I माइनस I1, ये इधर से पूरा ऐसे दौड़ते हुए आएगा, यहां पर ये I माइनस I1। यानी पहला नियम होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो भी बड़ी बैटरी से। भले यहां पर 2 बैटरी दिया है पर हम बड़ी बैटरी पर ध्यान देंगे। तो यहां से जो आएगा I माइनस I1 और यहां से I1। तो देखो ये जो I माइनस I1 है आगे आएगा, यहां पर I माइनस I1, और यहां से आएगा I1। तो ये I1 यहां से आएगा, तो I1 इधर से आ रहा है, I माइनस I1 यहां से आ रहा है, ये दोनों यहां पर मिल जाएंगे। तो ये दोनों यहां पर जब मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा समझना। देखो यहां समझ पाए, इधर से आ रहा है I1 और इधर से I माइनस I1। तो I माइनस I1 ऐसे आएगा, I1 ऐसे आएगा, और जब बेटा यहां पर ये मिलेगा तो देखो ये I1 और ये माइनस I1, देखो ये प्लस का I1 है बेटा, क्योंकि ये सिंपल I1 है हमारा और ये माइनस का I1 है। तो जब ये दोनों आके यहां पे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, देखो ये आया यहां पे और ये आया यहां पे, तो ये दोनों आके यहां पे मिलेंगे तो दोबारा यहां I बन जाएगा, I। क्यों, ये I1 यहां आएगा, ये I माइनस I1 है। तो इस पॉइंट पर देखो क्या होगा, इस पॉइंट पर ऐसा होगा I माइनस I1 और ये प्लस का I1, प्लस I1, तो ये कट के दोबारा बन जाएगा I। तो पहला नियम होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर आपने एक बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो प्यारे बच्चों हमें करंट ही निकालना है इस क्वेश्चन में, तो पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब प्यारे बच्चों अगला ट्रिक होता है कि आपको ना लूप मानना है, लेकिन लूप मानने के लिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो लूप हम कैसे मानेंगे, ये देखो। तो हमारा जो करंट है, हमारा करंट ऐसे जा रहा है, हमारा करंट ऐसे जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में, तो करंट आपका आगे यहां से जा रहा था ना, यहां से, तो इस पॉइंट P को पकड़ना है। आपको लूप ऐसे मानना है कि मैं करंट की डायरेक्शन में रहूं, ये मेरा करंट की डायरेक्शन है। तो मान लो ये मैंने पॉइंट P से स्टार्ट किया, तो P से मुझे जाना है Q पर, तो मुझे P से जाना है बेटा Q पर, फिर Q से जाना है S पर, फिर S से जाना है P पर। मैं लिखता हूं, समझ जाओगे लूप क्या ले रहे हैं हम, P से Q, Q से S, S से P। यानी प्यारे बच्चों हमने जो लूप लिया है उस लूप को समझना, हमने ये लूप लिया है, इसको समझने का प्रयास करना, इसे समझने का प्रयास करना कि हमने एक लूप लिया है। लूप का क्या मतलब होता है कि आप कहीं से स्टार्ट करो और घूम फिर के वहीं पर चले जाओ। अगर मैं चाहता तो मैं ये भी लूप ले सकता था, लाइक मैं P से स्टार्ट करता, मैं बता रहा हूं देखो, मैं चाहता तो मैं P से स्टार्ट करता यहां से, और मैं आगे जाके ऐसे भी ले सकता था। यानी मैं क्या ले सकता था, देखो अगर मुझे लेना होता तो मैं ऐसे भी ले सकता था, P से R, फिर R से S, फिर S से P। मैं चाहूं तो P से R भी ले सकता हूं, R से S भी ले सकता हूं, S से P भी ले सकता हूं। लेकिन जानबूझ के मैंने छोटा लिया है, तो मैं बड़े लूप नहीं लूंगा, मैं छोटे लूंगा। तो आपको लूप लेना होता है, तो जानबूझ के मैंने छोटा लूप लिया है, ये मैंने जानबूझ के छोटा लूप लिया है। अब इस लूप के अंदर क्या करना है प्यारे बच्चों, इस लूप के अंदर आपको क्या करना है, आपको लिखना है समीशन। समीशन मतलब ऐड करना है सभी वोल्टेज को और उसको 0 के बराबर लिखना है, यही किरचॉफ्स लॉ है। तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, आपका लूप है P से Q, तो प्यारे बच्चों आप P से Q तक चलो। तो P से Q में वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू होता है करंट इंटू में रेजिस्टेंस। V का मतलब होता है करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो करंट जो हमने I माना है और रेजिस्टेंस हमारा 4 है, तो P से Q तक जो वोल्टेज है वो 4I है। लेकिन यहां पर हमें सभी वोल्टेज को ऐड करना है, ये समीशन का मतलब होता है सभी वोल्टेज को ऐड करना है। तो अभी तो हमने बस P और Q का वोल्टेज ऐड किया है, अभी हमने P और Q का वोल्टेज ऐड किया है, हमें अभी Q और S का भी करना है, S और P का भी करना है, और सभी को ऐड करके 0 के बराबर रखना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा कि सभी वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 जितना भी है सबको 0 के बराबर लिखना है। तो अभी तो बस हमने 4 इंटू I किया है, यानी अभी हम P से Q गए हैं बस। अब प्यारे बच्चों हम जाएंगे Q से लेके S तक। तो Q से S में वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों करंट की वैल्यू I1 है एंड रेजिस्टेंस है 2, तो हम बोलेंगे देखो यहां पर हमारा आया I1 2, क्योंकि देखो V का मतलब होता है करंट इंटू में रेजिस्टेंस, तो करंट I1 है, रेजिस्टेंस है 2। अब प्यारे बच्चों हम पहुंच चुके हैं Q से लेके S तक। अब बेटा हम S से लेके P तक दोबारा जाएंगे, यानी हम S से P जाएंगे दोबारा। तो प्यारे बच्चों जब आप S से P जाओगे, S से P तो कैसे जाओगे, तो देखो S से P जाने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखना। जब आप S से, मैं आपको चल के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। सपोज करो आप S से अब P जा रहे हो, तो जब आप S से P की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको डायरेक्टली 10 वोल्ट मिल जाएगा रास्ते में, ये 10 वोल्ट की बैटरी है।
लेकिन जब आप जा रहे हो, समझो आप एस से पी की तरफ जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जाते वक्त आप बैटरी के छोटे वाले हिस्से से टकराए हो। छोटे वाले हिस्से का मतलब होता है माइनस। तो आपको 10 वोल्ट तो मिला पर आपको माइनस का मिलेगा, क्योंकि आपने जाते वक्त बैटरी के छोटे हिस्से से टकराए हो। तो यहां पर वोल्टेज है -10 और इक्वल टू में आंसर आएगा 0। अब तुम बोलोगे सर पहले तो आप लिख रहे थे I इंटू में 4, फिर आपने लिखा I1 इंटू में 2, तो सर यहां पर आपने 10 क्यों लिखा? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर डायरेक्टली बैटरी है और बैटरी का हमें डायरेक्टली वोल्टेज पता होता है। रेजिस्टेंस दिया हो तो I इंटू आर होता है वोल्टेज, पर बैटरी का डायरेक्टली वोल्टेज हमें पता होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने लूप बनाया और इस लूप से हमें इक्वेशन क्या मिलता है? इस लूप से हमें इक्वेशन मिलता है कि 4 इंटू आई प्लस 2 इंटू I1 इज इक्वल टू 10, जो कि हमारी पहली इक्वेशन होगी किसी भी किरचॉफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब प्यारे बच्चों जैसा कि हमें पता है कि यहां पर दो करंट है। कैसे? एक करंट है I, एक करंट है बेटा I और दूसरा करंट है I1। तो अभी बेटा हमने एक इक्वेशन बनाया है, हमें दो करंट फाइंड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर करंट की वैल्यू I है तो नीचे करंट की वैल्यू I1 है। अगर हमारे पास दो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें दो लूप बनाने पड़ेंगे, कम से कम दो लूप बनाने पड़ेंगे। तो हमें दूसरा लूप लेना है। अब ये लूप हम कैसे लेंगे ये समझने का प्रयास कीजिए। अब मेरे मन में है कि मैं ऐसे ले लूं कि मैं Q से स्टार्ट करूं। क्यों? डायरेक्शन इस तरफ है करंट की, तो हम Q से ऐसे स्टार्ट करेंगे लूप को। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सपोज करो मैंने यहां से स्टार्ट किया तो मैं Q से लेके R जाऊंगा, आपकी मर्जी है। Q से लेके R, तो मैं R जाऊंगा, फिर R से लेके S जाऊंगा, फिर R से S जाऊंगा, फिर प्यारे बच्चों S से दोबारा Q जाऊंगा, मैं S से दोबारा Q जाऊंगा। तो ये मेरा लूप है। अब इस लूप में भी सभी वोल्टेज के सम को मैं 0 के बराबर रखूंगा, क्योंकि मैं किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब प्यारे बच्चों जब हम Q से लेके R जाएंगे तो रेजिस्टेंस है 1 और करंट है I माइनस I1, तो रेजिस्टेंस है 1। तो हम बोलेंगे देखिए वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I इंटू में रेजिस्टेंस। तो यहां पर करंट अगर देखें, करंट क्या है? I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है 1, तो I, तो ये हो गया IR, है ना? V इक्वल टू I इंटू में R। तो R की वैल्यू कितनी है? 1। ये R की वैल्यू है 1 और करंट कितना है? करंट है I माइनस I1। फिर प्यारे बच्चों अब मैं चलूंगा R से लेके S, क्योंकि मैं Q से R आ चुका हूं। जब मैं R से लेके S पे आऊंगा तो दोबारा बैटरी के नेगेटिव से मैं टकराया, बैटरी के छोटे वाले हिस्से से टकराया जो कि 6 वोल्ट है, तो मुझे यहां पर -6 लिखना है। अब हमने माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि हम बैटरी के छोटे वाले हिस्से से टकराए हैं। अगर हम बैटरी के बड़े वाले हिस्से से टकराएंगे तो प्लस और छोटे वाले हिस्से से टकराएंगे तो माइनस। तो R से लेके S तक आने में हम छोटे वाले हिस्से से टकराए प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, अब हमें जाना है S से Q। अब S से Q बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है प्यारे बच्चों? समझना, क्योंकि देखिए जब आप S से Q की तरफ जाएंगे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखिए S से Q की तरफ आप ऊपर जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां पर करंट जो है वो नीचे आ रहा है। ये I1 करंट, ये जो I1 करंट है नीचे आ रहा है। तो आप जा रहे हो S से Q की तरफ, आपकी जो डायरेक्शन है ऐसे है, S से Q ये आपकी डायरेक्शन है, लेकिन करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहले एक बार वोल्टेज लिख लो, V इक्वल टू क्या होगा? करंट है I1 और रेजिस्टेंस है 2, तो ये जाएगा 2I1। लेकिन ध्यान रखना कि आप ऊपर जा रहे हो, आप जा रहे हो S से Q, आप जा रहे हो S से Q और करंट आ रहा है नीचे, तो यहां पर एक माइनस साइन आएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। हम जा रहे हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो यहां पर बेटा माइनस का 2I1 जो कि 0 के बराबर। अब प्यारे बच्चों हमारे पास इक्वेशंस बनते हैं। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 समझना क्या होगा, 1I माइनस 1I1 माइनस 6 माइनस 2I1 इक्वल टू 0। तो I और ये हो गया -3I1 इक्वल टू 6। अब प्यारे बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। अब इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या होगा, देखिए यहां पर है 4I, यहां पर 2I1 इक्वल टू 10, ये हमारा पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है I माइनस 3I1 इक्वल टू 6। सब कुछ सही है? यहां तक सब कुछ सही है? एक बार कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो, यहां तक सब कुछ सही है? बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है, आप कुछ भी नहीं करना है। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो एक बड़ा आसान काम किया जाता है। देखो इसके यहां पर 1 है, कुछ नहीं मानेंगे तो 1, और इसके यहां पर 4 है, तो इस वाले को पूरा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले को कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। यानी इसका जो पहला डिजिट है नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो पहला डिजिट है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, देखो ये बन जाएगा 4I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 10। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो इसके 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इसका जो पहला नंबर है, समझना, इसका जो पहला नंबर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है ताकि ये बन जाए 4I 2I 10, सेम टू सेम रहे। पर नीचे वाले को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो क्योंकि इसका जो 4 है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। तो 4I 12 आपने बचपन में सॉल्व किया, 4I माइनस 12I1 इक्वल टू 6 चौक 24। अब देखो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन रेडी है जिस इक्वेशन में नीचे 4 है और ऊपर तो 4 था ही, तो एक्चुअली में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए किया ताकि अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 आ जाए। अब हमें साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा और यहां हो जाएगा 14I1 प्लस 14I1 इज इक्वल टू, ये हो गया 14 माइनस का 14I1 इज इक्वल टू माइनस का 14। अब क्या होगा,
I1 इजिकल टू 14 से 14 गया तो -1 एम्पियर। तो हमारा I1 की वैल्यू आ गया। अब हमारा I1 की वैल्यू आ चुका है। अब इस I1 की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो I -3 इजिकल टू -1 इजिकल टू 6। तो I की वैल्यू आ गया उधर जाके, ये माइनस माइनस प्लस तो 3। नहीं समझ पाए? समझ गए? नहीं समझे? देखो ये मान लो हमारा इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है हमारा, I माइनस, समझ पा रहे हो बात को? देखो ये बचपन वाली बात है, मेन किरचॉफ लॉ मैं आपको सिखा चुका हूं। किरचॉफ लॉ का इक्वेशन बनाना सिखा चुका, इक्वेशन। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आना चाहिए। अगर आपको ज्यादा आसान इसको बनाना है, अगर आपको ज्यादा आसान इसको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए। अगर आपको इसको ज्यादा आसान बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो जिससे आपको बचपन वाली फील आ जाए। मान लो आपने, ठीक है, तो अब तक हमने ये इक्वेशन बनाया, समझना ध्यान से, ध्यान दो। तो अब तक हमने ये इक्वेशन बना लिया, ये इक्वेशन बना लिया। ये इक्वेशन कैसे बना है? -2I1 -1I1 -3I1। और ये इक्वेशन आपको बताइए कैसे बना है। अब एक काम कर सकते हो आप, अपना I को x मान लो और I1 को y मान लो। तो I को x मानने से क्या होगा, ये बन जाएगा 4x, और I1 को y मानने से बन जाएगा 2y इक्वल टू 10। यहां पर भी I का मतलब x है और I1 का मतलब आप मान लो y, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6। तो बेटा आपके पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है जिसमें x और y सॉल्व करोगे तो आपको I और I1 मिल जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो, बचपन में आपने पढ़ा है कि पहली इक्वेशन को ऐसे लिख दो 4x + 2y = 10। फिर उसके नीचे लिख दो दूसरी इक्वेशन को x - 3y = 6। मैंने अब तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है ना? बात समझ पाए? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये 4x है, 2y 10, ये x - 3y = 6। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है? मैं अगर मुझे सॉल्व करना तो मैं क्या करता, देखो जैसे ये 4x है और ये x है, तो मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता। तो क्योंकि इसका 4 है और नीचे मुझे बराबर करना है ताकि मैं काट पीट कर सकूं, तो ऊपर अगर 4 है ना और नीचे सिर्फ x है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ऊपर वाली इक्वेशन तो ऐसी रहे 4x + 3y = 10। पर अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो ये भी 4x हो जाएगा माइनस का 12y = 24। 4x 4 × 12 6 × 24। अब देखो हमें पता है बचपन में हम क्या करते थे, हम इसे साइन चेंज करते थे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा और ये प्लस और प्लस 12 3। अरे मैं क्या कर रहा हूं यार, 3 नहीं था, ये 2 था, 2y। तो ये 12 और 2 14 हो जाएगा, 14y = माइनस, और ये है प्लस, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 14, तो y यहां से आएगा -1। y का मतलब क्या था? y का मतलब था I1, तो I1 की वैल्यू आ गई -1। अगर I1 की वैल्यू -1 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज करो, देखो इसके बाद मेरा कोई रोल नहीं था, इसके बाद मेरा कोई रोल नहीं था, दो इक्वेशन मैंने बना के दी, आप x और y खुद निकाल सकते हो। मान लो I1 की वैल्यू हम निकाल चुके, तो I - 3I1 की वैल्यू हमारा है -1 = 6, तो I = +-3 एम्पियर। करंट यहां पर 3 एम्पियर हो गया। तो I1 है -1 और I है 3 एम्पियर। अब यहां पर जाके आप बता दो कि कौन आपका I है, कौन आपका I1 है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैल्यूज पुट कर देनी है यहां पर। I - I1 कितना होगा? 3 - -1, तो यहां पर आएगा 4 एम्पियर। इसके अंदर करंट है 4 एम्पियर और इसके अंदर भी करंट है 4 एम्पियर, क्योंकि I है 3 और वो है -1, तो I - -1, यहां पर करंट है I मतलब 3 एम्पियर, यहां पर I1 मतलब -1। तो लो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कैलकुलेट द करंट थ्रू 4 ohm, I ohm, 2 ohm। मेन आपको मैंने रूल समझाए कि कैसे हमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इक्वेशन बनानी है, कैसे लूप लेना है। लूप आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आई होप आपको समझ में आया हो, प्लीज कमेंट कर देना। अब देखो, अगर सच में आप किरचॉफ लॉ सीखना चाहते हो, इसी क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करना मैंने आपको बढ़िया सिखाया है। हाँ, लास्ट में इक्वेशन सॉल्व आपको खुद ही करना आना चाहिए। तो अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस। अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, उसका आंसर मुझे बताना। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, देखो कैसा क्वेश्चन है। 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 ओम, 2 ओम, 1 ओम। आपको निकालना है करंट इन ऑल आर्म्स, यानी कि इसके अंदर कितना करंट है, इसके अंदर कितना करंट है, इसके अंदर कितना करंट है। रूल नंबर 1 याद है? बड़ी इनके नाम लिख लेना, नाम लिख लो, जैसे P, Q, R, S, T, V, ऐसे कुछ भी नाम लिख लो। रूल नंबर 1, बड़ी बैटरी से करंट निकालना है। रूल नंबर 2, करंट का डिस्ट्रीब्यूट करना। रूल नंबर 3, जो पीछे कराया है सब कुछ रिपीट करना, ईच एंड एवरीथिंग। डायरेक्शन कैसे लेना है सब कुछ बताया बढ़िया से, उसी तरह से अप्लाई करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों के बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप देखोगे तो लिखा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। डिटरमाइन द करंट इन द ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। यहां पर क्या है, देखो ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये किरचॉफ लॉ के ऊपर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आसान नहीं होने वाला है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को समझो एक बार। बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो इस क्वेश्चन में एक 10 वोल्ट की बैटरी है
इस 10 वोल्ट की बैटरी के बगल में 10 ओम है और फिर 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, पूरा एक अजीब सा सर्किट है और हमें हर किसी में करंट निकालना है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। अब किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना। तो सबसे पहले बैटरी के अंदर से सपोज करो कोई करंट निकलती है। अब ध्यान रखना हमेशा, करंट जो है आगे डिवाइड होगा, तो आप अपने करंट को नाम देते हो कुछ, मान लो मैंने करंट का नाम दिया आई, तो ये आई वाला करंट ही आगे भागता है। अब ये करंट आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मान लो इस तरफ चला गया I1, आई में से आगे जाके I1 इस तरफ चला गया, समझो ये करंट आया, ये करंट है I, उसमें से I1 इधर चला गया, तो इस तरफ क्या बचेगा ये सोचना, इस तरफ बचेगा I माइनस I1। आप लॉजिकली सोचो कि I करंट में से I1 इधर चला गया तो उधर बचेगा I माइनस I1। अब ये जो I1 है ये आगे जा रहा है I1, अब आगे देखो, अब यहां पर है I माइनस I1, यहां तक जो है वह है I माइनस I1। अब प्यारे बच्चों क्या होगा कि मान लो इस तरफ हमारे पास कोई हिस्सा चला गया, कुछ भी हिस्सा हो सकता है, सपोज करो हमने नाम दिया इसका I2 नाम दे दिया, तो इस तरफ क्या बचेगा ये सोचना, इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ क्या बचेगा, तो I माइनस I1 से I2 यहां चला गया, तो यहां बचेगा I माइनस I1, अब उसमें से भी I2 आपने माइनस कर दिया, I माइनस I1 का कुछ हिस्सा इधर गया I2, तो यहां क्या बचेगा I माइनस I1 माइनस I2, क्योंकि I2 इधर भेज चुके हो, तो यहां पर ये I2 बहेगा और बहते बहते यहां आ जाएगा, तो यहां पर है I2, ठीक है। और इसमें क्या बह रहा है, इसमें बह रहा है I माइनस I1 माइनस I2। अब मित्रों अब ये I1 I2 इसमें बहने स्टार्ट होंगे, इसमें क्योंकि I1 और I2 आके ऐसे मिलेंगे, मिलके इसमें बहना स्टार्ट कर देंगे I1 प्लस I2 करके, I1 प्लस I2, तो I1 I2 मिलके इसमें बहना स्टार्ट करेंगे, तो I1 प्लस I2 और ये I माइनस I1 I2 ये सब इधर मिल जाएंगे और दोबारा बन जाएगा I, क्योंकि देखो इस तरफ है I1 माइनस I1 I2 और यहां से कौन जा रहा है, यहां से I1 I2 प्लस का, तो माइनस I1 I2 प्लस का I1 I2 जाके आपस में कट जाएंगे, सॉरी जब ये यहां मिलेंगे, देखो ऐसे समझो, ये जाके यहां मिलेंगे, यहां से जाते जाते यहां मिलेंगे और ये ऊपर से यहां मिलेंगे, तो यहां मिलेंगे तो क्या होगा, ये प्लस के I1 I2 और ये माइनस के I1 I2 कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ I, जो I इसमें फ्लो होगा। तो पहले तो आपको सर्किट को कंप्लीट करना होता है। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के बाद हमें किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करना होता है। अब रही बात कि किरचॉफ्स लॉ कैसे इस्तेमाल करें, तो किरचॉफ्स लॉ इस्तेमाल करने में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले एक लूप चुना जाएगा, लूप बोल रहा हूं दोबारा कि थोड़ा कठिन हो सकता है पर समझना। सबसे पहले एक लूप चुना जाएगा, सपोज करो हम लूप चुनते हैं ए, मैं आपको चुन के दिखाता हूं तो आप समझ पाएंगे। ए ये अरे रुक जा, काला 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 काला, ए बी सी नाम दे रखा है इन लोगों ने उधर, सी, अच्छा फिर डी कहाँ रखा है इन लोगों ने नाम, ए बी सी डी नहीं रखा नाम कहीं, चलो ठीक है, ए बी इसका नाम है, सी इसका नाम है मान लो डी, आई होप सही है, ए बी सी डी, डी तो नाम नहीं दिया इसमें कहीं, नहीं दिया, तो हम लूप क्या लेंगे, ये देखना लूप, हम लूप ले रहे हैं ए बी डी ए बी डी ए। दोबारा देखो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए थोड़ा मैं अलग कलर से दिखाऊं तो ब्लैक से, ए से हम बी जाएंगे, बी से हम डी जाएंगे और डी से ए जाएंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू जीरो, वोल्टेज के सम को जीरो करेंगे, जहां वोल्टेज का मतलब होता है करंट इनटू में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलो ए से बी चलते हैं, तो ए से बी जाते वक्त, ए से बी जाते वक्त आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 10 ओम और करंट कितना है I माइनस I1। तो देखो हमें क्या करना होता है, वोल्टेज के लिए करंट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होता है, तो करंट है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है 10, तो मुझे सभी वोल्टेज को ऐड करके जीरो करना है, तो हमने ए से बी तक के वोल्टेज लिख लिए। अब बी से डी जाओ, तो बी से हम डी आएंगे, तो इसमें I2 है और 5 है, तो 5 I2 प्लस का 5 I2। अब चलो डी से ए, अब डी से ए जा रहे हैं, लेकिन एक बात खास ध्यान रखना कि इसमें करंट है हमारा I1 है और रेजिस्टेंस है 5, तो I1 5 आप लिख दो, I1 इंटू में 5 या 5 I1 जो भी है 5 I1। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि हम जो जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, पहले हम ए से बी गए, बी से डी आए, अब हम डी से ए जा रहे हैं, हम डी से ए जा रहे हैं, हम डी से ए जा रहे हैं, तो हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। उल्टी कैसे, देखो हम डी से ए जा रहे हैं और करंट कैसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, करंट को समझो, करंट ऐसे आ रहा है, यह है करंट, लेकिन हम कहां जा रहे हैं, हम डी से ए जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम डी से ए ऊपर जा रहे हैं और करंट नीचे आ रहा है, तो यहां पर आपको माइनस साइन लिखना है और इक्वल टू में जीरो, क्योंकि हम ए बी डी ए कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनती है। अब हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। अब दूसरे इक्वेशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं सुंदर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें कोई दूसरा लूप लेना पड़ेगा, तो सपोज करो हम लेंगे बी सी डी बी, मैं लिखता हूं, चलो मैं लिखता हूं कहीं पे, लूप कहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं, चलो ठीक है। वेरिएबल हमारे पास 3 है, यहां पर 3 लूप बनाने पड़ते हैं, कठिन क्वेश्चन है काफी, ठीक है। तो मान लो हमने लिया लूप बी सी डी बी,
अब दोबारा यहाँ पर क्या करना है, करंट इंटू रेजिस्टेंस करना है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करते हैं फटाफट। तो पहले हमें जाना है बी से सी, तो बी सी में एक 5 है, 5 इंटू में, ओहो 5 इंटू में आई माइनस आई1 माइनस आई2, ठीक है। फिर सी से डी, सी से डी में करंट क्या है, आई1 प्लस आई2 और रेजिस्टेंस है 10, तो माइनस का 10 इंटू आई1 प्लस आई2, ठीक है। रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करना है। माइनस साइन क्यों आया आप ये खुद बताना मुझे, क्योंकि हम जा रहे हैं सी से डी, हमें बेसिकली सी से डी आना है, हमें इस तरफ आना है, लेकिन करंट जो है देखो हमें सी से डी आना है, लेकिन करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, ये रहा करंट, ये है करंट ऊपर जा रहा है, तो हम उल्टा आ रहे हैं, करंट आगे है हम पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक माइनस साइन हमने लिया है। अच्छा, अब हमें जाना है डी से बी, तो 5i2 माइनस का 5i2 इक्वल टू 0, और माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि हमें जाना है डी से बी, हम जा रहे हैं डी से बी, हम डी से बी जा रहे हैं, लेकिन करंट इधर आ रहा है, उल्टा है, तो ये हो गया लूप बी सी डी बी। तो अब हमें तीसरा लूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल फाइंड करना है। तो तीसरा लूप हम क्या लेंगे, देखो प्यारे बच्चों, थर्ड लूप हम नीचे वाला लेंगे। चलो ये वाला मैं आपको बता रहा हूं कि सी, ये जो पॉइंट है सी, यहां रख दो नाम टी, रख दो यहां एच, तो हम ले रहे हैं सी, देखना ध्यान से, सी से हम टी जाएंगे, टी से हम एच जाएंगे, सी से टी, टी से एच, फिर एच से ए, एच से ए, फिर ए से हम सी जाएंगे, सी टी एच ए डी सी, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, जाओ पहले हम सी से टी जाएंगे, फिर टी से एच जाएंगे, सी से टी, टी से एच, फिर एच से ए से डी, एच से ए, फिर ए से डी, फिर डी से सी, सी टी एच ए, फिर डी, फिर सी। अब इस लूप में भी यही खेल करना है। तो जी सी से टी गए कुछ नहीं हुआ जी, सी से टी में जी कुछ भी नहीं है, सी से टी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम टी से एच जाएंगे तो एक तो हमें 10 वोल्ट मिलेगा, यार 10 वोल्ट, भी 10 वोल्ट नेगेटिव का मिल रहा है, क्योंकि ये छोटी वाली प्लेट होती है इसकी, तो हमें -10 मिलेगा एक, और यहाँ पर मिलेगा 10 इंटू में आई, अगर आपको दिख रहा हो हमें ये 10 इंटू में ये आई मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस का 10 इंटू में आई। फिर हम पहुंच गए जी यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ पहुंच गए, क्योंकि हम सी से टी आएंगे कुछ भी नहीं है, टी से एच में हमें क्या मिल रहा है, तो माइनस का 10, ये छोटी वाली प्लेट है ना, छोटी देखो ये बड़ी प्लेट, ये माइनस प्लेट, छोटी वाली प्लेट, तो माइनस का 10 वोल्ट, जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हम छोटी वाली प्लेट से दिख रहा है, तो -10 प्लस का 10 आई, ओके जी। अब हम पहुंच गए ए पर, तो ए से हमें डी जाना है, तो ए से डी में हमें क्या मिलेगा, एक तो 5 है और i1 है, और डायरेक्शन भी सही है हमारी ए से डी, करंट भी नीचे की तरफ है, देखो अगर आप देखोगे ठीक से तो करंट भी नीचे की तरफ है, और हम भी ए से डी नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, तो 5i1 कम इन, 5i1, फिर अब हम डी से सी जाएंगे, तो 10i1 प्लस i2, 10i1 प्लस i2, फिर इक्वल टू में हम 0 पुट करेंगे। अब यहां पर देखो हमारे पास 3 इक्वेशन बनी है, और इक्वेशन कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये 3 इक्वेशन बनी है, अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे, 10i माइनस 10i1 प्लस 5i2 माइनस 5i1 इक्वल टू 0, तो 10i1 5 15, तो 10i माइनस 15i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हमारी रेडी है। फिर ये हमारी दूसरी इक्वेशन, क्या करेंगे देखो, दूसरी इक्वेशन में 5i माइनस 5i1 माइनस 5i2 माइनस 10i1 माइनस 10i2 माइनस 5i2 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कट पिट कर लो जो कट पिट रहा हो, तो 5i माइनस 5i1 माइनस 10 माइनस 15i1 5 और 10 और माइनस 5 माइनस 20i2 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन भी आपकी शॉर्ट हो गई। अब इस इक्वेशन को शॉर्ट करते हैं फटाफट, तो इस इक्वेशन में क्या है, 10i माइनस 10 प्लस 10i प्लस 5i1 10i1 15i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 0, 10i1 15 10i2, तो यहाँ से 10i प्लस 15i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 10। अब ये 3 इक्वेशन बनी है। अब सारी मेहनत मुझसे कराओगे क्या, सिखाया मैंने। अब ये देखो, ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, और ट्राई भी मत करना, इसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, बस ये सिखाने के लिए था कि कैसे किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं। लव यू, बहुत सारा प्यार। अगर ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। लव यू, और वीडियो को लाइक हाइप भी कर देना यार, समझ में आ रहा हो तो। मेरी आंखें काली पड़ गई है रात भर जग जग के तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने प्यार तुम्ही से किया है। प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास ये काफी सुंदर सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन है कि ये स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ इतना, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो 8 वोल्ट दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, 8 वोल्ट की बैटरी, ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर वो 0.5 ओम है। क्या बात है। बीइंग चार्ज बाई 120 वोल्ट, 120 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। इसको चार्ज किया जा रहा है 120 वोल्ट की बैटरी से। 120 वोल्ट की बैटरी से इसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो लिखा है बीइंग चार्ज बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। और यहां पर एक
रजिस्टर भी लगाया गया है 50.5 ओम। तो क्वेश्चन मुझे जा रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। अब इस क्वेश्चन को सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो इस क्वेश्चन को, फिर हम बातें करते हैं। चलो, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अब हम बातें करते हैं कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि देखो यार, 8 वोल्ट का ईएमएफ है, इसको चार्ज कर रहे हैं हम 120 वोल्ट से, और 15.5 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास ये, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब देखो क्या होता है, बेसिकली V इज इक्वल टू आई इंटू में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस कौन सा बेटा है, लोड। तो यहां पर जो V निकलेगा, V, इसी V को आप बोलते हो टर्मिनल वोल्टेज। यानी अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो करंट और रेजिस्टेंस का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रेजिस्टेंस है लोड, यानी रेजिस्टेंस हमारा ये है 15.5। अब प्यारे बच्चों, ये V निकालने के लिए हम क्या क्या दिमाग लगाते हैं वो समझना। ये V हमारा कौन सा वाला है समझना, ये V है इसका, ये टर्मिनल वोल्टेज इसका 15.5 ओम में जो होता है ना वोल्टेज, 15.5 में, मतलब कुल मिला के टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है कि लोड, ये जो लोड लगा हुआ है 15.5 ओम का, उसका वोल्टेज हमें निकालना है। सपोज करो इसको हम बोल रहे हैं V डैश या V डबल डैश, हमें V डबल डैश निकालना है, यानी हमें इसके अंदर का वोल्टेज निकालना है। अब इसके अंदर का वोल्टेज कब निकलेगा, देखो जब हम करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस कितना है 50.5, तो मेन इसमें हमें करंट निकालना है। इस सर्किट में अगर हमने करंट निकाल लिया तो हम V डबल डैश निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू में लोड, करंट इंटू में लोड। अब इसमें करंट आप कैसे निकालोगे, तो इसको समझाता हूं मैं आपको ध्यान से। करंट निकालते वक्त आप क्या ध्यान लगाओगे, जो आपको समझना है वो ध्यान लगाओगे कि देखो ये 120 वोल्ट का है, फील करना, ये 120 वोल्ट का है, तो मान लो इसका करंट है इस तरफ, और ये 8 वोल्ट का, तो 8 वोल्ट का करंट जाएगा इस तरफ। तो 120 वोल्ट और 8 वोल्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि हम इससे इसको चार्ज कर रहे हैं। तो कुल मिला के इन दोनों की जगह पर हम बोले इफेक्टिव वोल्टेज। इफेक्टिव वोल्टेज की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, इफेक्टिव वोल्टेज, तो हमारा इफेक्टिव वोल्टेज जो आएगा वो 120 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 वोल्ट। यानी आप समझ में कुछ नया क्वेश्चन है, कुछ अलग ही क्वेश्चन है कि अगर 120 वोल्ट यहां लगाया है और 8 वोल्ट यहां लगाया है, तो जो 120 में से 8 माइनस करेंगे तो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। यानी हमारा इफेक्टिव वोल्टेज इस सर्किट का पता लग गया। अब हम करंट निकालना चाहेंगे। करंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अगर किसी सर्किट में आपको करंट निकालना हो, ऐसी सर्किट में, तो करंट का फॉर्मूला होगा कितना वोल्टेज है सर्किट का, तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज कितना है, 120 में से 8 गए 112, तो 112 ऊपर आएगा इफेक्टिव वोल्टेज। और रेजिस्टेंस कौन कौन सा है, रेजिस्टेंस है 0.5 एंड 15.5। यहां पर दो रेजिस्टेंस है कि ये और ये, तो 15.5 प्लस 0.5 16 हो गया 16। तो 12 को 16 से अगर हम काटेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12 को 16 से काटेंगे तो क्या आंसर आएगा। कैलकुलेटर कहां है, मेरा फोन कहां है, कैलकुलेटर करके देख लेते। 12 अपॉन में कैलकुलेटर ये रहा, 7 के आसपास आएगा आंसर। देखो 7 एम्पियर के आसपास आएगा, ये 7 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था कि अगर 120 वोल्ट की बैटरी से अगर हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो 120 वाले का जो है 8 वोल्ट को पहले कैंसिल कर देगा क्योंकि ये बड़ा है। तो 120 में से 8 गए तो आप मानोगे कि जो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा कितना आएगा, 112 वोल्ट। कैसे, 120 में से अगर 8 जाएगा तो 112 आएगा। तो 112 वोल्टेज करंट कैसे निकालते हैं, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। यहां दो रेजिस्टेंस है तो टोटल वोल्टेज हमारा 112, इफेक्टिव वोल्टेज रेजिस्टेंस है R प्लस R 7 एम्पियर। अब यहां पर हमें निकालना है V डबल डैश, यानी टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, हमें इसके अंदर का वोल्टेज निकालना है। तो करंट है 7 अपॉन में 15.5, तो कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बता सकता है कोई मुझे, 108.5 आंसर आएगा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 108.5, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का एक काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप प्लीज इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आप देखो, ये भी एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपको मौका दिया कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देख पाओ और समझ पाओ। क्वेश्चन लिखा हुआ है द नंबर डेंसिटी, इस क्वेश्चन को हंसी मजाक में मत लेना, लिखा है द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखिए नंबर डेंसिटी का मतलब होता है n, तो द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी हमें n दिया इन अ कॉपर कंडक्टर, जितना n दिया है हमें कॉपर का, कितना n दिया हुआ है, ये देखो ठीक से देखोगे तो ये 8.5 एक्चुअली में 8.5 10 की पावर 28, जिसको दिख नहीं रहा है बता दूं, ये है 8.5 10 की पावर 28। वो एक्चुअली में थोड़ा लाइट का वो आ रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा था आपको। हाँ, अब क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज, क्वेश्चन को समझिएगा, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड 3 मीटर वायर टू अदर। कह रहा भैया 3 मीटर की वायर है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, लिखा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इतना,
कह रहा है कि एरिया का जो एरिया है वो इतना है 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड करंट है इसका 3 एम्पियर और करंट है इसमें 3 एम्पियर। प्यारे बच्चों हमें टाइम निकालना है और टाइम निकालना है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करके यहां पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाना चाहता है और हमें टाइम निकालना है। तो देखो यहां पर जो मेरे दिमाग में आ रहा है ये आ रहा है कि टाइम जो है ना वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होना चाहिए। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और जैसा कि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करना है फ्रॉम वन एंड ऑफ 3 मीटर वायर टू अनदर, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन को चलना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से चल के यहां आना है, तो डिस्टेंस तो 3 दे रखा है और हमें स्पीड निकालनी है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट स्पीड। इलेक्ट्रॉन हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चलता है, यानी हमें अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को ड्रिफ्ट स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। जैसे करंट का फॉर्मूला होता है VD N E एरिया, तो यहां से प्यारे बच्चों आप इजीली ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो VD। तो VD क्या होगा प्यारे बच्चों? करंट अपॉन में NE एरिया। यानी आपको यह सीखना है कि क्वेश्चन कितना खतरनाक है। आपसे पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, आपको डिस्टेंस दिया है तो आपको स्पीड VD निकालना पड़ेगा और VD निकलेगा करंट से N से E से A से। अब प्यारे बच्चों ये जो करंट है, ये जो करंट है, करंट कितना है देखिए, तो ये जो करंट है वो है 3 है, तो करंट है 3। अब N की वैल्यू दे रखा है 8.5 10 की पावर 28। E की वैल्यू आपको पता है 1.6 10 की पावर -19 प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों एरिया आपको पता ही है, एरिया ये रहा 2 × 10 की पावर -6। तो यहां से हमें मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करके जो मिलेगा, ठीक है मैं आपको अगर बता देता हूं कि सॉल्व करके क्या मिलेगा, मेरे को 1 सेकंड लगेगा कैलकुलेटर से। अरे यार ये तो कैलकुलेट करना भी कठिन है, चलो आप खुद कर लेना, मेरा टाइम वेस्ट होगा कैलकुलेटर से करने में। इसको सॉल्व करके यहां पे डाल देना। मान लो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, मैं करके दिखा दूं क्या? कर ही देता हूं चलो, पर मेरा टाइम खराब होगा, देख लो फिर ज्यादा क्वेश्चन। तो जैसे 10 की पावर -19 ये 28 है, ये -6 19 6 25 3, तो 3 अपॉन में 8.5। अब देखो ये 28 है, ये 19 और 6 25 हो गए, तो यहां बचेगा 10 की पावर 3, फिर ये 1.6 और ये 2 बचेगा, तो यहां से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलेगा। देखो फिर ये 8.5 है, ये 2 है, ये 3 है, 16 दूनी 32, 3.2 से 3 गया। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, मेरा होगा थोड़ा टाइम खराब। करने को तो मैं कर दूंगा, मेरा टाइम खराब होगा। कुल मिला के जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को उठा के यहां डाल देना और आपको मिल जाएगा टाइम। ठीक है फटाफट नोट करो फिर हम आगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे सिलेबस को ऐसे ही लेके आऊं आपके सामने, तो प्लीज कमेंट करके बताना, अपना नाम जरूर कमेंट करना कि सर हाँ मुझे आपका ये सीरीज पसंद आ रहा है और अब मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू करो। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक हाइप जरूर करना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। लव यू लव यू लव यू।